यस, गुड मॉर्निंग क्लास। बीएससी सेकेंड ईयर जूलॉजी का सेकंड पेपर डिस्कस कर रहे हैं, एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। थर्ड यूनिट पेपर में स्टार्ट कर दी है हमने बायोकेमिस्ट्री, जैव रसायन, यूनिट थर्ड। सॉरी, यूनिट थर्ड पेपर की लास्ट यूनिट है, जैव रसायन। ये स्टार्ट कर दिया। आज की क्लास में हम बात करेंगे, लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट कर दिया था कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर, फंक्शन, सिग्निफिकेंस ये हमने पढ़ लिया है। आज की क्लास में बात करते हैं मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का जो पापच होता है वो किस तरह से होता है उसके बारे में आज में बात करेंगे। कार्बोहाइड्रेट का पापच, कार्बोहाइड्रेट उपापचय, ठीक है। मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स का जो उपापचय होता है वो किस तरह से होता है। देखिए, मैं लास्ट क्लास में आपको बता चुका हूँ कि एनिमल को, जंतु को अपने दैनिक कार्यों को संपन्न करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और जंतु के शरीर को ये ऊर्जा कहाँ से मिलती है? जंतु के द्वारा जो भोजन ग्रहण किया जाता है उसका ऑक्सीकरण होता है, ठीक है। फूड का जब ऑक्सीडेशन होता है तो उससे एनर्जी का प्रोडक्शन होता है और इस एनर्जी को एटीपी के रूप में स्टोर करके रखा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और इस एटीपी जो स्टोर्ड एनर्जी है इसी का यूज किया जाता है दैनिक कार्यों को संपन्न करने के लिए। जो डेली बेसिस पर जो एक्टिविटीज की जाती है उनको क्रिएट करने में जो भी रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की, वो यहीं से पूर्ति कराई जाती है, ठीक है। तो जो कार्बोहाइड्रेट है इसका सबसे पहले क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। और ऑक्सीकरण के दौरान जो उपापचय की क्रियाएं होती है उसमें जो फर्स्ट स्टेप है अपना कार्बोहाइड्रेट का वो है ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस के बारे में आज क्लास में डिस्कस करेंगे। ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस, देखिए ग्लाइकोलाइसिस दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ग्लाइको और दूसरा लाइसिस। ग्लाइको मतलब ग्लूकोज, लाइसिस मतलब टूटना, ठीक है। ग्लूकोज का टूटना ही कहलाता है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस वह प्रक्रम है, वह प्रोसेस है जिसके अंदर जो ग्लूकोज का अणु होता है वो टूटता है, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस इज ए प्रोसेस इन विच ग्लूकोज एटम्स आर ब्रेक डाउन, ठीक है। जो ग्लूकोज का अणु होता है वो ब्रेक करता है, वो टूटता है छोटे अणुओं के अंदर। और इसके जब ये ग्लूकोज का अणु टूटता है तो इससे क्या होती है, एनर्जी निकलती है। देखिए, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, जब कोई एक बड़ा अणु टूटता है, कोई लार्ज सब्सटेंस, ठीक है, लार्ज मॉलिक्यूल्स, कोई बड़ा अणु जब टूटता है तो उसके टूटने से एनर्जी निकलती है, ठीक है, एनर्जी निकलती है। और इस एनर्जी को एटीपी के रूप में संग्रहित करके रखा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और जब दो छोटे अणु आपस में जुड़ते हैं, जब दो छोटे अणु आपस में जुड़ते हैं तो उनके जुड़ने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं ग्लाइकोलाइसिस, मतलब कि ग्लूकोज का जो एक अणु है वो लाइसिस करेगा, वो ब्रेक करेगा, वो टूटेगा। तो यहाँ पर जब ग्लूकोज का अणु टूटेगा तो उसके टूटने से एनर्जी निकलेगी और इस एनर्जी का ही उपयोग किया जाता है दैनिक कार्य को संपन्न करने के लिए, ठीक है। तो देखिए, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस है, इसके अंदर ग्लूकोज का अणु टूटेगा। ये एक प्रक्रम है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रक्रम है। और इस प्रक्रिया के अंतर्गत 10 स्टेप आते हैं, 10 स्टेप आते हैं। 10 चरणों के अंदर जो ग्लाइकोलाइसिस है वो प्रक्रम कंप्लीट होता है और ग्लूकोज का एक अणु टूटकर 2 पायरुविक अम्लों के अंदर बट जाता है, ठीक है। 2 पायरुविक अणुओं को फॉर्म करता है। ग्लूकोज के एक अणु के अंदर कार्बन के 6 मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। कार्बन अणु के 6 मॉलिक्यूल्स होते हैं, 6 कार्बन अणु पाए जाते हैं, ठीक है। ग्लूकोज का फॉर्मूला पढ़ाया आपने, C6H12O6। देखिए, कार्बन के 6 अणु होते हैं, ठीक है, 6 परमाणु होते हैं, 6 एटम्स होते हैं ग्लूकोज के अंदर कार्बन के। तो ये ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रम के दौरान 2
अणुओं में टूट जाता है, जिसे कहते हैं पायरुविक अम्ल, ठीक है। और वो क्या होते हैं, कार्बन के 3 अणु होते हैं, ठीक है। कार्बन के 6 अणु तो पाया जाता है ग्लूकोज के अंदर, और ये 3 कार्बन में 2 भागों में टूट जाता है, इसे कहता है पायरुविक अम्ल, ठीक है। ग्लूकोज के एक अणु से 2 पायरुविक अम्ल का, पायरुविक एसिड का निर्माण होता है, संश्लेषण होता है, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रम के दौरान। और ये प्रक्रिया होती है 10 चरणों में कंप्लीट, ठीक है। याद रखना है 10 चरण इसके अंतर्गत पाया जाता है। तो हम जो ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया है इसी को आज पढ़ेंगे, ठीक है। जो कोशिका होती है, जो सेल होती है, उसका जो साइटोप्लाज्म है, जीव द्रव्य होता है, उसी जीव द्रव्य के अंदर ये प्रक्रिया संपन्न होती है। ग्लाइकोलाइसिस कोशिका के जीव द्रव्य या फिर सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर कंप्लीट होती है ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। और ग्लूकोज का एक अणु टूट कर ब्रेक होकर 2 पायरुविक अम्ल के अणुओं का निर्माण करेगा, ठीक है। क्लियर है जरा? अब पढ़ते हैं, देखते हैं स्टार्टिंग से इस प्रोसेस के अंतर्गत कौन क्या क्या प्रक्रिया होती है। फास्फोरिलेशन, ठीक है। जो पहला चरण है क्या है, फास्फोरिलेशन या फास्फोरिलीकरण, फास्फोरिलीकरण, फास्फोरिलेशन। फास्फोरिलेशन, ठीक है। फास्फोरिलेशन मीन्स फास्फेट ग्रुप का जुड़ना। फास्फोरिलेशन या फास्फोरिलीकरण मतलब फास्फेट ग्रुप का जुड़ना, फास्फोरिलीकरण कहलाता है, ठीक है। ग्लूकोज का एक अणु, ठीक है, ग्लूकोज का जो अणु होता है वो जब प्रवेश करता है, देखिए जब शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है कोशिका को, तो कोशिका के अंदर क्या है, ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रम होता है, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रम होता है मतलब कि ग्लूकोज क्या है, टूटता है और एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। फिर उसी एनर्जी का उपयोग करके कोशिका अपने जो कार्य हैं वो संपन्न करती है, ठीक है। तो जब ऊर्जा की आवश्यकता होगी ना कोशिका को, तो कोशिका के अंदर क्या है, देखिए कोशिका के अंदर सारे मटेरियल्स है, सारे एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, सारे सेल ऑर्गन्स पाए जाते हैं, कोशिकांग पाया जाता है कोशिका के अंदर। कोशिका के अंदर ही माइटोकॉन्ड्रिया है, कोशिका के अंदर जीव द्रव्य भी है, ठीक है। कोशिका के अंदर वो सारे एंजाइम्स होते हैं जो कि इस प्रक्रिया में काम में आते हैं। ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया के दौरान जो एंजाइम्स, जो हार्मोन्स होते हैं, जो काम में आने वाले आयन्स होते हैं, वो सारे पाए जाते हैं जीव द्रव्य के अंदर, ठीक है, ठीक है। तो देखिए कोशिका के जीव द्रव्य के अंदर ग्लूकोज भी होता है, ठीक है। जब मैंने आपको डाइजेशन पढ़ाया था, पाचन पढ़ाया था, तो हमने पढ़ा था कि कोशिका जो भोजन किया जाता है उसका एलिमेंट्री कैनाल के अंदर क्या होता है, पाचन होता है, डाइजेशन होता है। जब डाइजेशन हो जाता है तो पचित भोजन को क्या किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है, अवशोषण किया जाता है। पचित भोजन को आंत्र के द्वारा अवशोषित किया जाता है और उसको मिला दिया जाता है कहां पर, रक्त में, ठीक है। ब्लड के अंदर उसको मिक्स कर दिया जाता है और ब्लड फ्लो के द्वारा, रक्त प्रवाह के द्वारा इसको लेके जाया जाता है कोशिकाओं के पास, सेल्स के अंदर, ठीक है। कोशिकाओं के अंदर को लेके जाया जाता है, कोशिका के जीव द्रव्य में इसको मिक्स कर दिया जाता है। अब देखो, और इसी तरीके से अब देखो कोशिका के अंदर ग्लूकोज पहुंच गया, ठीक है। ग्लूकोज क्या होता है, भोजन के अंदर होता है, उसका पाचन होता है और फिर उसको अवशोषित करके कोशिका के पास में पहुंचा दिया जाता है, ठीक है। पाचन की प्रक्रिया के दौरान तो ग्लूकोज पहुंच गया कोशिका के पास में, ठीक है। और जब श्वसन किया जाता है, रेस्पिरेशन, तो उसके फलस्वरूप क्या होता है, ऑक्सीजन गैस को लेके जाया जाता है कोशिकाओं के पास में, क्लियर है। ऑक्सीजन गैस भी पहुंच गई कोशिका के पास में। अब कोशिका के अंदर देखो ग्लूकोज भी है और कोशिका के अंदर ऑक्सीजन भी है, तो ये ऑक्सीजन क्या करती है, ग्लूकोज के जो अणु होता है उसका ऑक्सीडेशन करती है, ठीक है। ग्लूकोज की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, उसको तोड़ा जाता है, उसका अपघटन होता है, ठीक है, और छोटे पार्ट्स में उसको तोड़ा जाता है। तो ये क्या है, 2 भागों में टूट जाएगा, जो मैंने बताया कि पायरुवेट, और क्या हो जाएगा, ऊर्जा का उत्पादन हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, ऊर्जा का उत्पादन हो जाएगा। तो वही प्रक्रिया हमको यहाँ पे अब पढ़ना है, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया है प्रोसेस है वो कहाँ पे संपन्न होता है, तो हमें आंसर देना है क्या, कोशिका के जीव द्रव्य के अंदर, ठीक है, कोशिका के जीव द्रव्य के अंदर, ठीक है। और जो ये प्रक्रम है इसकी समरी में आपको स्टार्टिंग में बता रहा हूँ एक बार। ये जो प्रक्रम है, इस प्रक्रम के दौरान 2 एटीपी क्या होते हैं, काम में आते हैं, ठीक है। 2 एटीपी काम में आते हैं
और 4 एटीपी का निर्माण होता है। ठीक है, 4 एटीपी का निर्माण होता है और 2 बनते हैं NADH। ठीक है, 2 बनते हैं NADH। क्लियर है? ठीक है, अब देखिए फर्स्ट क्या है, ग्लाइको फास्फोरिलीकरण प्रक्रम। फर्स्ट प्रक्रम में क्या होता है, जो ग्लूकोज का अणु होता है, ग्लूकोज, ये जो ग्लूकोज का अणु होता है ये जुड़ता है एटीपी की उपस्थिति में। ठीक है, एटीपी की उपस्थिति में एटीपी का ब्रेकडाउन होता है और निर्माण होता है एडीपी का, एडीपी। ठीक है, और जो यहाँ से फास्फेट ग्रुप निकलेगा वो जुड़ जाएगा ग्लूकोज से, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। क्लियर है? फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखो ग्लाइकोलाइसिस विक्रम जो है वो स्टार्ट होगा किससे, ग्लूकोज से। ग्लूकोज की तो आवश्यकता होती है, ग्लूकोज के ऊपर ही कार्य संपन्न होता है। सबसे पहले फर्स्ट विक्रम में क्या होता है, ग्लूकोज का जो अणु होता है वो फास्फेट के ग्रुप से जुड़ जाता है। ठीक है, फास्फेट का ग्रुप ग्लूकोज के अणु से जुड़ जाता है। ग्लूकोज का जो अणु होता है उसको सक्रिय करने के लिए इससे एक ग्रुप जुड़ जाता है फास्फेट का, और कौन से कार्बन पर जुड़ता है, छठे कार्बन पर। ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन पाया जाता है, तो छठा नंबर का कार्बन होता है उसके साथ फास्फेट का एक ग्रुप ऐड हो जाता है और निर्माण होता है इसका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का। ठीक है, ये फास्फेट ग्रुप आया ना वो कहां से आता है, एटीपी से आता है। एटीपी के फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एडिनोसिन के साथ में 3 ग्रुप जुड़े हुए होते हैं फॉस्फेट के। जब एक ग्रुप फॉस्फेट का निकल जाता है और ग्लूकोज से जुड़ जाता है तो इससे क्या बन जाता है, एडीपी बन जाता है। एटीपी से एडीपी बन जाता है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। अब इसके अंदर 2 फास्फेट ग्रुप रह गए, पहले थे 3, यहाँ पर हो गए 2। एक जो फास्फेट ग्रुप था वो यहाँ से निकलकर किससे जुड़ गया, ग्लूकोज के छठे कार्बन से जुड़ गया और ग्लूकोज से क्या बन गया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया। ठीक है, हेक्सोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में यह क्रिया संपन्न होती है। हेक्सोकाइनेज, ठीक है, हेक्सोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में और आयन्स होते हैं मैग्नीशियम आयन। मैग्नीशियम आयन भी यहाँ पर क्या होते हैं, कोफैक्टर होते हैं, हेल्पर होते हैं, सहायक होते हैं, सहायता करते हैं इस रिएक्शन को संपन्न होने में। ठीक है, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट का निर्माण हो जाता है। देखिए ग्लूकोज के साथ में फास्फेट ग्रुप जुड़ रहा है, इसका क्या हो रहा है, फास्फोरिलीकरण हो रहा है, इसलिए इस विक्रम को हम क्या कहते हैं, फास्फोरिलीकरण। ठीक है, क्योंकि फास्फेट का ग्रुप क्या है, ऐड हो रहा है ग्लूकोज से, इसलिए कहते हैं फास्फोरिलीकरण। समझ में आ गया? क्लियर है? अब देखो सेकंड स्टेप में क्या होगा, आइसोमराइजेशन होता है। तो अगर आइसोमराइजेशन होता है, फास्फोएक्सोआइसोमरेज, ग्लूकोज 6 फास्फेट आइसोमराइजेशन, समावयवीकरण, आइसोमराइजेशन, आइसोमराइजेशन होगा, समावयवीकरण होगा। ठीक है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बदल जाएगा इसमें फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, आइसोमराइजेशन हो जाएगा फास्फो एक्सो आइसोमरेज, फास्फो हेक्सो आइसोमरेज। ठीक है, फास्फो हेक्सो आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में ये क्या हो जाएगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, समावयवीकरण हो गया। ठीक है, ग्लूकोज के अंदर भी 6 मॉलिक्यूल्स होते हैं कार्बन के, फ्रक्टोज के अंदर भी 6 मॉलिक्यूल्स होते हैं। देखिए इनका जब स्ट्रक्चर
फॉर्मूला हम देखते हैं, इनका जो संरचनात्मक सूत्र हम देखते हैं, तो उसमें क्या होता है, डिफरेंस होता है। ठीक है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ग्लूकोज का फॉर्मूला और फ्रक्टोज का फॉर्मूला। ये एल्डोज शर्करा है और ये कीटोज शर्करा है। ठीक है, ये एल्डोज होती है, ये कीटोज शर्करा होती है। ठीक है, तो ग्लूकोज का जो सूत्र है, जो फॉर्मूला है, उसकी संरचना में क्या है, परिवर्तन आ जाता है, समागमीकरण हो जाता है, आइसोमराइजेशन हो जाता है आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में, और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बदलकर किसमें हो जाएगा, कीटो शुगर में, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में ये बदल जाता है। ठीक है, इसका बदलने का रीजन क्या है, इसका बदलने का रीजन ये है कि जो फ्रक्टोज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, इसके साथ में एक फॉस्फेट का ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसके पास दूसरी जगह नहीं है, कोई दूसरा प्लेस नहीं होता जहां पर क्या है, फॉस्फेट का ग्रुप ऐड हो जाए। ठीक है, तो ये क्या है, समावेशीकरण कर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, कीटोज शर्करा में कन्वर्ट हो जाता है। अब जो फ्रक्टोज शर्करा है, इसके पास में दूसरा स्थान होता है, जिससे दूसरे स्थान पर क्या हो जाता है, एक अन्य फॉस्फेट का ग्रुप ऐड हो सकता है। ठीक है, तो अब इसका दोबारा क्या होगा, फास्फोरिलीकरण होगा। ठीक है, ये फास्फोरिलीकरण फर्स्ट था और इसका दोबारा से फास्फोरिलीकरण होता है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में। ठीक है, इसको रखा करो, याद रखना। सेकंड स्टेप हो गया, अब थर्ड स्टेप आता है। ठीक है, थर्ड स्टेप में देखो क्या होगा, थर्ड स्टेप में दोबारा फास्फोरिलीकरण होगा, सेकंड फास्फोरिलीकरण। एक बार तो फर्स्ट बार हुआ था फास्फोरिलीकरण, जिसमें ग्लूकोज के साथ छठे कार्बन पर एक ग्लूकोज फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा था। ठीक है, अब दोबारा इसका फास्फोरिलीकरण होगा। देखो यहां पर क्या है, अपने पास फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट ये फास्फोरिलीकरण होकर, मतलब कि ग्लूकोज फॉस्फेट का एक और यहाँ पर क्या है, ऐड हो जाता है, एटीपी का दोबारा से विघटन होता है और एडीपी में बदलेगा, और यहाँ से जो फॉस्फेट का ग्रुप आएगा वो इसके पहले कार्बन पर ऐड हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। ठीक है, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट यहां पर बन जाएगा, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। थर्ड स्टेप है, समझ में आएगा। तीसरे स्टेप में भी होता है फास्फोरिलीकरण होता है, सेकंड फास्फोरिलीकरण होगा। इसमें क्या होगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के साथ में फॉस्फेट का एक और ग्रुप ऐड हो जाएगा और क्या बनाएगा, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट बनाएगा। ठीक है, कौन सा एंजाइम की उपस्थिति में, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में। काइनेज मींस जुड़ना। ठीक है, फॉस्फो मींस फॉस्फेट ग्रुप, फ्रक्टो मतलब फ्रक्टोज, फ्रक्टोज के साथ में फॉस्फेट ग्रुप जुड़ेगा, काइनेज मतलब जुड़ना, इस एंजाइम की उपस्थिति में। समझ में आ रहा है, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में फॉस्फेट का एक और ग्रुप जुड़ता है और फॉस्फेट का दूसरा ग्रुप कहां से आएगा, एटीपी का विघटन होगा। ठीक है, एटीपी से आता है, एटीपी विघटित होकर एडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ से जो फॉस्फेट ग्रुप निकलेगा वो जुड़ जाएगा पहले कार्बन पर फ्रक्टोज के, वो क्या बन जाएगा, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। ठीक है, यहाँ पर भी मैग्नीशियम आयन की आवश्यकता होगी, मैग्नीशियम आयन क्या होंगे, कोफैक्टर होंगे, सहायक होंगे इस क्रिया के संपन्न होने में। ठीक है, और अपने पास क्या आ गया, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट आ गया। ठीक है, 3 स्टेप जो 3 चरण थे वो यहाँ तक कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, अब देखिए फोर्थ स्टेप में क्या होगा, जो फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट बना है ना, वो एल्डोलेज एंजाइम की उपस्थिति में विघटित हो जाएगा। ठीक है, क्लीवेज होगा, विदलन होगा। फोर्थ स्टेप में देखो क्या होगा, क्लीवेज, विदलन, एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ा होगा आपने फर्स्ट ईयर में, पेपर 3 में, डेवलपमेंटल बायोलॉजी। विदलन मीन्स क्या होता है, विदलन मतलब होता है विभाजन की प्रक्रिया। ठीक है, मतलब उसका 2 भागों में टूटना। ठीक है, विदलन मतलब
ब्रेक करना। जो ये आएगा ना फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, ठीक है, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, इसके अंदर क्या है 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। ये क्या है 2 भागों में डिवाइड हो जाएगा, बीच में से ये क्या होगा वितरित हो जाएगा, टूट जाएगा और 2 भागों में ये टूट जाएगा, ठीक है। देखो फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, ठीक है। ये एल्डोलेज एंजाइम की उपस्थिति में, एल्डोलेज एंजाइम की उपस्थिति में ब्रेकडाउन होता है, वितरित होता है और 2 भागों में टूटकर बनाता है क्या फास्फोग्लिसराइड और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। फास्फोग्लिसराइड और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ठीक है, क्लियर है। देखो फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, यही था ना अपना फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, ये क्या होता है विचलित होता है, इसका क्लीवेज होता है, मतलब कि 2 भागों में टूटता है और 2 भागों में, इसके अंदर क्या है 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। फ्रक्टोज 6 कार्बन ही पाए जाते हैं, ये विचलित होकर ये 2 भागों में टूट जाता है, फास्फोग्लिसराइड और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ठीक है। इसके अंदर भी 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं और इसके अंदर भी 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। ये एल्डिहाइड है, ये एसीटोन है, ठीक है। 3 कार्बन इसमें चला गया, 3 कार्बन इसके अंदर चला गया, 2 फॉस्फेट ग्रुप थे यहाँ पर, समझ में आ रहा है, एक पहले कार्बन पर, एक छठे कार्बन पर, ठीक है। एक फॉस्फेट ग्रुप इसके पास चला गया, एक फॉस्फेट ग्रुप इसके पास चला गया, क्लियर है, इतना समझ में आ रहा है। फास्फोग्लिसराइड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ, ये जो 2 भाग बने हैं फास्फोग्लिसराइड और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, जो ये बने हैं ये क्या है एक दूसरे में इंटरचेंज होते रहते हैं, ठीक है, इंटर कन्वर्जन कर सकते हैं ये आपस में, ठीक है। मतलब कि जो फास्फोग्लिसराइड है वो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट का निर्माण कर सकता है और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है जो वो फास्फोग्लिसराइड का फॉर्मेशन कर सकता है, ठीक है। 4 स्टेप कंप्लीट हो गए यहाँ तक। अब जो 5वां स्टेप होगा ना, उस 5वें स्टेप में भाग लेगा केवल और केवल फास्फोग्लिसराइड, समझ में आ रहा है। 5वां जो स्टेप आएगा 5th स्टेप, उसके अंदर फास्फोग्लिसराइड क्या करेगा पार्टिसिपेट करेगा और जो ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है ना, ये क्या है, ये पहले कन्वर्ट होगा, किसमें बदलेगा फास्फोग्लिसराइड में बदलेगा और फिर फास्फोग्लिसराइड 5वें स्टेप में भाग लेगा, समझ में आ गया। फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट विचलित होता है एल्डोलेज एंजाइम की उपस्थिति में और 2 भागों में टूट जाता है, फास्फोग्लिसराइड और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में, ठीक है। अब जो आगे के चरण आएंगे ना, आगे की जो प्रक्रिया होगी वो किस पर काम करेगी, फास्फोग्लिसराइड के ऊपर, ठीक है। फास्फोग्लिसराइड उसमें भाग लेगी आगे की प्रक्रियाओं में। जो ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है ये कब भाग लेगा आगे की प्रक्रिया में, ये पहले क्या होगा फास्फोग्लिसराइड में बदलेगा, ठीक है। ये समावित होगा क्योंकि इसके अंदर भी 3 कार्बन है, इसके अंदर भी 3 कार्बन है, केवल इनका जो संरचनात्मक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो स्ट्रक्चरली इनका जो फॉर्मूला है स्ट्रक्चरली संरचनात्मक जो सूत्र है उसके अंदर ही परिवर्तन है, ठीक है। तो ये क्या है समावित होकर आइसोमराइजेशन होकर डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाता है फास्फोग्लिसराइड में और फास्फोग्लिसराइड आगे की प्रक्रिया में भाग लेगा, ठीक है। अब हम जो 5th स्टेप पढ़ेंगे उसमें क्या भाग लेगा फास्फोग्लिसराइड, ठीक है। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट फास्फोग्लिसराइड में बदलेगा पहले, फिर फास्फोग्लिसराइड भाग लेगा आगे, ठीक है। अब 5th स्टेप की बात करते हैं, ऊपर वाला रफ कर रहा हूं। 4 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं, टोटल है 10 स्टेप, ठीक है। अब 5वें स्टेप में देखिए क्या होता है, फास्फोरिलेशन।
फास्फोरिलेशन होता है ऑक्सीडेटिव डिहाइड्रोजन फास्फोरिलेशन। पांचवा स्टेप फास्फोरिलेशन और ऑक्सीकरण डिहाइड्रोजनेशन और ऑक्सीकारी डिहाइड्रोजनेज डिहाइड्रोक्सीकरण ठीक है। फास्फोरिलेशन मतलब फास्फेट का ग्रुप जुड़ेगा, ठीक है, फास्फेट का ग्रुप जुड़ेगा, ऑक्सीकारी डिहाइड्रोक्सीकरण, ठीक है, डिहाइड्रोक्सीकरण मतलब डिहाइड्रोजनेज, ठीक है, डिहाइड्रोजनेज मतलब उसमें से हाइड्रोजन निकलेंगे, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हाइड्रोजन निकलता है तो डिहाइड्रोजनेज होता है, ठीक है, डिहाइड्रोजनेज होता है, ठीक है। दो प्रक्रिया होंगी फिफ्थ स्टेप में, एक तो फास्फेट ग्रुप ऐड होगा। देखो पांचवा स्टेप मैंने बताया था आपको कौन भाग लेगा, फास्फोग्लिसराइड, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं फास्फोग्लिसराइड, फास्फोग्लिसराइड, ठीक है, फास्फोग्लिसराइड पार्ट लेगा और इसमें क्या होगा, फास्फोरिलेशन होगा, फास्फेट का एक ग्रुप जुड़ेगा, एक तो ये प्रक्रिया होगी और दूसरा क्या होगा, ऑक्सीकारी डिहाइड्रोजनेज, ठीक है, मतलब इसके अंदर से हाइड्रोजन निकलेंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में, इसलिए बोलता है ऑक्सीडेटिव डिहाइड्रोजनेज, ऑक्सीडेटिव डिहाइड्रोजनेज, ऑक्सीकारी डिहाइड्रोजनीकरण, ठीक है, हाइड्रोजन निकलेंगे और फास्फेट ग्रुप ऐड होगा, इसलिए फास्फेट ग्रुप जुड़ रहा है इसलिए फास्फोरिलेशन बोल रहे हैं इसको, और हाइड्रोजन निकल रहा है इसलिए इसको डिहाइड्रोक्सीकरण डिहाइड्रोजनेज बोल रहे हैं, ठीक है, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये प्रक्रिया हो रही है इसलिए ऑक्सीकारी में लगाया हुआ है यहाँ, ठीक है। तो देखो क्या होगा, इसे बन जाएगा, अभी केवल तीसरे कार्बन पर प्रेजेंट है तो बन जाएगा 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरीन, 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरीन, ठीक है, 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरेट अम्ल, ठीक है, 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरेट अम्ल कैसे बना। अब जो यहाँ पर फास्फेट ग्रुप है, ठीक है, एक जो फास्फेट ग्रुप आया है यहाँ पर H3PO4, ये क्या है, फास्फेट ग्रुप है, ठीक है, इनऑर्गेनिक फास्फेट ग्रुप होता है, कार्बनिक फास्फोरिक अम्ल है ये, और ये जुड़ जाएगा किससे, फास्फोग्लिसराइड से, ठीक है, फास्फोग्लिसराइड से, और इसके अंदर से क्या है, हाइड्रोजन निकल गए, ठीक है, हाइड्रोजन निकल गए और उन हाइड्रोजन को ग्रहण करने का काम कौन करता है, उन हाइड्रोजन को ग्रहण करने का काम किया जाता है NAD के द्वारा, और किसका निर्माण होगा, NADH प्लस H प्लस का, ठीक है, क्लियर है इतनी बात। देखो फोर्थ स्टेप में अपना क्या बना था, फ्रक्टोज 1,6-डाइफॉस्फेट से फास्फोग्लिसराइड और डाइहाइड्रोक्सी एसिड और फास्फेट बना था। फिर हमने बताया था कि जो आगे की प्रक्रिया होगी, मतलब पांचवा जो स्टेप आएगा उसमें कौन भाग लेगा, केवल फास्फोग्लिसराइड पार्टिसिपेट करता है, ठीक है, तो यहाँ पे अपन लिखते हैं फास्फोग्लिसराइड, ठीक है, और जो ये वाला भाग है डाइहाइड्रोक्सी एसिड और फास्फेट, ये भी क्या होगा, फास्फोग्लिसराइड में बदलेगा और फिर फास्फोग्लिसराइड के रूप में यहाँ पर आगे भाग लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अपने पास क्या है, जो पांचवा स्टेप है ना, अब पांचवे स्टेप में ये फास्फोग्लिसराइड के कितने मॉलिक्यूल्स आ गए अपने पास, 2, ठीक है, क्योंकि एक तो ये है ही है फास्फोग्लिसराइड और दूसरा कौन सा मॉलिक्यूल है, ये वाला डाइहाइड्रोक्सी एसिड और फॉस्फेट, ये क्या होता है, बदलता है किसमें, फास्फोग्लिसराइड में, भाई एक तो फास्फोग्लिसराइड का मॉलिक्यूल डायरेक्ट ही है अपने पास, ठीक है, और दूसरा क्या है, डाइहाइड्रोक्सी एसिड और फॉस्फेट है, ये बदलेगा, कन्वर्ट होगा किसमें, फास्फोग्लिसराइड में। तो फास्फोग्लिसराइड के कितने मॉलिक्यूल्स आ गए अपने पास, 2 ही तो और 2 आ गए, एक तो ये है ही है, दूसरा ये बदलेगा, ये बनाएगा फास्फोग्लिसराइड, ठीक है, तो फास्फोग्लिसराइड के कितने अणु हुए,
2, ठीक है। तो यहाँ जो पांचवें स्टेप है, फिफ्थ स्टेप पर जो फास्फोग्लिसराइड की बात कर रहे हैं वो कितने अणु है? 2 अणु है, 2 अणु, ठीक है। 2 अणु फास्फोग्लिसराइड के हैं। ये दोनों फास्फोग्लिसराइड के अणु क्या करते हैं, जो क्योंकि ये प्रक्रिया कहां पर हो रही है? जीव द्रव्य में, कोशिका के जीव द्रव्य में हो रही है, ये साइटोप्लाज्म में, ठीक है, सेल के में। तो कोशिका का जो जीव द्रव्य है वहां पर अकार्बनिक फास्फोरिक अम्ल पाया जाता है। इनऑर्गेनिक फास्फोरस होता है, ठीक है, इनऑर्गेनिक फास्फोरस होता है, वो क्या हो जाता है? इससे ऐड हो जाता है, ठीक है, मैग्नीशियम आयन के प्रेजेंस में इससे ऐड हो जाएगा और क्या बनाएगा? अभी देखो इसके अंदर क्या है, फास्फेट का ग्रुप 1 है, ठीक है, एक ही तो फास्फेट का ग्रुप है। 2 अणु तो फास्फोग्लिसराइड के हैं, 2 अणु फास्फोग्लिसराइड के हैं, दोनों के पास एक एक अणु है फास्फोरस का, फास्फोरस के एक समूह एक एक ही तो है दोनों के पास, ठीक है। तो इन दोनों के पास क्या है? एक एक फास्फेट का ग्रुप और ऐड हो जाता है और क्या बन जाता है? 1,3-डाइफास्फोग्लिसरिक अम्ल। क्या बन जाएगा? 1,3-डाइफास्फोग्लिसरिक अम्ल। 1,3 का मतलब ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स हैं, इनके अंदर 3 कार्बन परमाणु पाए जा रहे हैं। तो पहले कार्बन पर और तीसरे कार्बन पर क्या जुड़ा हुआ है? फास्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है, इसलिए इसको बोल रहा है 1,3-डाइफास्फोग्लिसरिक अम्ल, ठीक है। डाइफास्फो समझ में आ गया, ग्लिसराइड से बन गया ग्लिसरिक अम्ल। ग्लिसराइड का क्या हो गया? हाइड्रोजनेज, ठीक है, डिहाइड्रोक्सीकरण हो गया इसका। इसमें से जब हाइड्रोजन निकलते हैं, एल्डिहाइड में से जब हाइड्रोजन निकलते हैं तो बनता है ग्लिसरिक अम्ल। और जब ग्लिसरिक अम्ल में हाइड्रोजन जुड़ेगा, इसका रिडक्शन होगा, अपचयन होगा, मतलब हाइड्रोजन जब जुड़ेंगे ग्लिसरिक अम्ल में तो क्या बनेगा? ग्लिसराइड, ठीक है। अभी इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, अपचयन नहीं हो रहा, ऑक्सीकरण हो रहा है, हाइड्रोजन निकल रहे हैं, ठीक है। तो ग्लिसराइड से क्या बन गया? ग्लिसरिक अम्ल बन गया और 2 फास्फोरस इसके साथ में जुड़ गए। एक फास्फोरस तो पहले से था, एक और जुड़ गया तो क्या बन गया? 1,3-डाइफास्फो, ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पर 2 अणु है तो यहाँ पर भी 1,3-डाइफास्फोग्लिसराइड के कितने अणु, ग्लिसरिक अम्ल के कितने अणु बनेंगे? 2, ठीक है। यहाँ पर भी क्या बने? 2 अणु, समझ में आ गया, 2 अणु बने, ठीक है। यहाँ पर भी यहाँ से जो हाइड्रोजन निकले, ग्लिसराइड से जो हाइड्रोजन निकलेंगे उनको ग्रहण करने का काम कौन करेगा? एनएडी के साथ वो हाइड्रोजन जुड़ जाता है और किसका निर्माण होता है? NADH+H, ठीक है। क्योंकि ये क्या है? 2 अणु है तो 2 ही अणु NAD के बनेंगे, NADH के बनेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है ना? 2 ही अणु कितने बनेंगे? NADH के बनेंगे, ठीक है। अब जो ये NADH है ये आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर प्रवेश कर 3 ATP अणु का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, वो आगे पढ़ेंगे हम। एक NADH अणु